हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती थी माशाल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वॉइस में जो है ना आप लोग को साउंड सुनाई देगा, तो उसके लिए मुझे कोई कॉपीराइट भी मत देना और थोड़ा सा जो है ना उसको ये करना, क्योंकि नवरात्रि चालू है तो साउंड बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करती। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स ब्लॉग की तरफ। जो आज मैं अपनी जो है ना डेली लाइफ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। मतलब आज का जो ब्लॉग है बहुत सिंपल सा रहेगा। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, गांव से ना बहुत ज्यादा प्याज आई है और जिसमें से आधी है ना ड्राई है और आधी है ना बहुत ज्यादा उस पर बाहर से कीचड़ लगा था। अंदर से तो बहुत अच्छी थी, तो फेंक भी नहीं सकती थी। बहुत ज्यादा आप देखिए अंदर से पूरी क्लीन थी और साइड में जो है वो आप देखिए पूरी अच्छी खासी थी। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से वॉश की, जिसमें अध्ययन भी मेरी हेल्प कर रहा था। हस्बैंड ने भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह हेल्प की है। उन्होंने जो है ना ये सारी सेपरेट किया और मैं और अध्ययन मिलकर वॉश कर रहे थे। और अब मैं इसको ऐसे भी नहीं रख सकती क्योंकि बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको पहले अच्छे से वॉश करती हूँ। उसके बाद मैंने और एक दो पानी से इसको अच्छे से वॉश की थी और उसके बाद फ्रूट प्रोसेसर की मदद से जो है ना मैंने इसको अच्छे से कट की और उसके बाद मैंने इसको फ्राई की। और मैं सोची कि एक दो दिन धूप में इसको ड्राई करूंगी, लेकिन खैर अभी तो महाराष्ट्र का हाल आप लोगों को सबको पता ही है। महाराष्ट्र में बारिश इतनी हो रही है कि धूप तो दिखाई नहीं दे रही है। तो बस मैं रूम टेम्परेचर पे या तो फैन की मदद से इसको ड्राई करूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको स्टोर करके रख दूंगी फ्रीज में, ताकि मैं इसको काफी दिन तक यूज कर सकूं और वो खराब भी ना हो। ठीक है। तो आज का जो व्लॉग है सब आगे यही होगा कि किस तरह से मैंने प्याज को साफ की, उसके बाद उसको कट की और उसके बाद में मैंने जो है ना कैसे फ्राई की। तो मैं सोची चलो ये काम करते करते आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें कर लूं मैं, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भाई मैं क्यों हूँ यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बना रही हूँ। तो चलो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर ही कर लेती हूँ पूरी मेरी कहानी। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी शादी के पहले कैसी लाइफ थी और शादी के बाद कैसी मेरी लाइफ होगी। तो वो सारी बातें मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट में जरूर बताना चाहूंगी। और बहुत दिन से मुझे लोग भी पूछ रहे हैं क्या आप क्यों सेपरेट रहती हो, आप क्यों यूट्यूब पे आओ। तो मैं बोली चलो आज मैं बता ही देती हूँ। हर इंसान की लाइफ में एक जर्नी होती है जो उसको बनाती है। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स सुनते हैं मेरी कहानी। आई होप कि आप लोगों को मजा आएगा और आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा गाइस। तो चलो सुनते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है नौशीन और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ, लेकिन मुझे हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं था, लेकिन हाँ मैं अब उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से लाइफ जी रही हूँ। जिस वक्त मुझे सोना होता है मैं सोती हूँ, जिस वक्त मुझे जागना होता है मैं जागती हूँ, जो चाहे मैं बनाती हूँ, जो जैसे चाहे मैं रहती हूँ। हस्बैंड भी बहुत माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। उनका कोई भी मुझे मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है। कुकिंग मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जो मुझे पहले बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शादी के पहले कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब मैं सेपरेट हुई उसके बाद मैंने यूट्यूब से कुकिंग सीखी। तो गाइज मैं अपने हिसाब से अपना घर डेकोरेट करती हूँ और ये सारी चीजें जो है ना मैं इंजॉय कर लेती हूँ, बहुत मुझे मजा आता है। लेकिन खैर पहले मेरी ये चॉइस नहीं थी कि मुझे हाउस वाइफ बिल्कुल बनना नहीं था। तो चलो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मुझे हाउस वाइफ ही बनना पड़ा। ठीक है। लेकिन हाँ मैं इंजॉय बहुत कर रही हूँ उसके लिए। तो चलो आप लोगों को शेयर करती हूँ। दोस्तों हमने ना तीन बहनें थी। मैं तीसरे नंबर पे थी। मेरे बाद मेरे को मेरे मम्मी पापा को भाई हुआ है। हाँ जब मैं पैदा हुई थी तो शायद से मेरे अम्मी अब्बा इतने खुश नहीं थे, क्योंकि भाई मैं तीसरे नंबर पे थी और उनको शायद से बेटा चाहिए था। लेकिन बाद में तो मैं उनकी फेवरेट और लाडली थी। और घर में सबसे ज्यादा जिद्दी भी मैं ही थी और मस्तीखोर भी मैं ही थी। अम्मी अब्बा कभी मुझे मना नहीं करते थे, जो चीज मांगती मिल जाती। शायद इसलिए मुझे हमेशा अपने सपने पूरे करने का ना जुनून था। मैं हर चीज में जो है ना परफेक्ट चाहती थी। मैं एजुकेशन में जो है ना हमेशा से आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे जो है ना पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद था। और जिस घर से मैं बिलोंग करती थी ना वहां पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने में कोई मतलब दिलचस्प नहीं था। किसी को ज्यादा लड़की का पढ़ना वगैरह पसंद नहीं था। हमारी फैमिली में बहुत कम लड़कियां है जो ज्यादा मतलब क्वालिफिकेशन की है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसके लिए ना घर में स्ट्रगल करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ी। मेरी दोनों बहनें की शादी भी जल्दी हो गई थी, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी और फिर उसके बाद मैं मुंबई आई। वहां पर आकर मैंने डिप्लोमा किया। तो उसके लिए भी कोई रेडी नहीं था। हाँ इस वक्त सिर्फ मेरी और मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया। वो हर वक्त मेरा जो है ना सपोर्ट करती थी। हाँ, अब्बा मना
तो डायरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके दिल से नहीं होता था कि मैं जो है ना इतनी एजुकेशन लूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी लाडली थी, तो वो खैर मान ही जाते थे घर में। और बाकी जो दूसरे थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे, उनको पसंद नहीं था, और वो आगे जाके मेरे बारे में बहुत सी बातें बनाते, आज भी बोलते हैं कि इतना पढ़ लेकर क्या कर ली घर में, कि घर के काम कर रही है। लेकिन खैर मेरी जो जर्नी है वो शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन शायद ये ब्लॉग से भी उन लोगों तक मेरी बात जाएगी कि क्यों मैं आज घर में हूँ, और वो मैं इंजॉय भी कर रही हूँ। मैंने ये अपना खुद डिसीजन है मेरा घर में रहकर काम करने का। लेकिन भाई ये लोग तो बस पीछे हंसना जानती है, आपकी पूरी लाइफ के बारे में जाने ना ना जाने, लेकिन आप पर जो उंगली जरूर उठाती है। और वैसे ही मेरे साथ होता है कि भाई इतना लड़ झगड़ कर पढ़कर फायदा हुआ क्या। तो चलो फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ खैर नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि जब एक लड़की घर में पढ़ती है ना, तो वो अपनी 7 पीढ़ी को पढ़ाती है। यही हमारा माशरा यहीं पर पीछे रह गया गाइस। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जितना हो सके अपनी लड़कियों को जो है ना एजुकेशन, तो ये नहीं सोचना है कि वो जॉब पे जाएगी या नहीं जाएंगी, वो उसकी उसकी और उसके हस्बैंड की चॉइस होंगी, उनकी अपनी मर्जी होंगी। लेकिन जब अगर लड़की घर में पढ़ाई करती है ना, तो उसके बाद उसकी आने वाली 7 पीढ़ी जो है ना पढ़ी लिखी होती है। और हमारे इस्लाम ने भी यही बोला है कि इल्म हासिल करो, हर वक्त कुरान शरीफ में आया है कि भाई इल्म हासिल करो। पहले का जो दौर था आप लोग ने देखे, जब भी कोई राजा महाराजा कोई भी हमारे मुस्लिम जो थे, वो अगर फतेह करते जो भी किला या जो भी वो फोर्ट वगैरह जीतते, तो वो आसपास में पहले सबसे पहले जो है ना लाइब्रेरी बनाते, बुक्स के लिए, इल्म के लिए जो है ना मदरसे बनाते। लेकिन आज हमारे माशरे का ये हाल है ना गाइस, कि बस हमारी जो बस्तियां है, हमारे जो मोहल्ले, उसके आसपास जो है मस्जिदों के आसपास बस हम लोग को होटल ही दिखाई देते। बस कहीं पर भी नजर डालो, मुस्लिम मोहल्ला जहाँ भी आप देखेंगे, तो बस आप लोग को ना खाने से रिलेटेड शॉप ही मिलेगी। तो ये हो गया है हमारे माशरे का हाल। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमने हमारी लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया। लेकिन बहरहाल अभी जो है ना माहौल बहुत ज्यादा माशाल्लाह से चेंज हो चुका है। आजकल जो है पेरेंट्स वो अपने बच्चों को और अपनी खास तौर पे लड़कियों को एजुकेट बना रहे, जिसकी वजह से हमारा भी समाज जो है ना बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह से। आप लोग भी दुआ करना कि मुसलमानों को भी अल्लाह ताला इसी तरह से तरक्की दे, और उनकी बेटी और बेटों को भी जो है ना एजुकेशन दे। तो चलो ये तो हो गई हम लोग की मुसलमानों की बातें। अब वापस आते मेरी लाइफ में क्या हुआ था। तो चलो फिर मैं बताने जा रही थी कि भाई मैंने तो अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया था, और पता है मैं इंटरव्यू भी देकर आ गई थी। जो मैंने इंटरव्यू जो है ना क्लियर भी कर लिया था। लेकिन एक दिन पहले जब मैं इंटरव्यू देकर आई और मुझे जो है ना जॉब का पता चल गया कि मुझे यहाँ पर पास कर लिया है, मुझे बस ज्वाइन करना था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो हस्बैंड है, वो मुझे देखने के लिए आए थे। और पता है मेरी शादी के लिए बस पहले से एक ही शर्त थी कि मैं शादी करूंगी, लेकिन साथ के साथ उसी के साथ में जो है ना मैं जॉब भी करूंगी। और जहां पर भी मैं शादी करूंगी, तो वो तो एक तो सिर्फ पूना होना चाहिए या तो फिर मुंबई। इसलिए ना मेरी ये जिद की वजह से घर वाले कभी कभी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज भी होते थे। बस अम्मी अब्बा थे जो मुझे समझते थे और सपोर्ट भी करते थे। जब मुझे ये रिश्ता आया तो मुझे लगा सब सही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था जब जॉब करने देंगे। मुंबई भी था और लड़का भी एजुकेटेड था, पूरी फैमिली भी एजुकेटेड थी, इसलिए मैं मान गई। और एक दिन पहले इंटरव्यू देकर आई थी, तो मुझे सबने बोला क्या जहाँ पर मैं जॉब के लिए जाने वाली हूँ वहीं पर मेरे हस्बैंड की जो अभी शॉप है वो थी, तो आपको इजी हो जाएगा जाने आने के लिए। तो मैं फौरन मान गई, क्योंकि मेरी दोनों शर्तें पूरी हो चुकी थी मुंबई और जॉब की। लेकिन सोचा तो यही था कि वो सिर्फ दिखावा था। जो भी बताए थे वो सब सारी की सारी बातें जो है ना बस दिखावा थी। शादी के दिन से ही महसूस हुआ कि मैं उनके घर में अनवांटेड हूँ। हर वक्त खामोशी की रहती थी घर में, अजीब से माहौल था, जैसे मेरे आने से किसी को खुशी ही ना हो। जैसे कहने कि जबरदस्ती इन्होंने बहू लेकर आए। और मैं मायके में सबसे ज्यादा लाडली थी, ससुराल में खामोश हो गई थी, मुझे बाहर तक जाने नहीं देते थे। बस जो मेरे हस्बैंड है उनके आने से ना थोड़ा सा सुकून मिलता था। जब वो आते थे तभी मुझे बहुत जो है ना अच्छा लगता था, वो बातें करते थे। नहीं तो घर में ना हर वक्त खामोशी रहती थी, मुझे तो ऐसा फील होता था जैसे घर में ना किसी की मैयत हो गई है। फिर कुछ दिनों में अल्लाह ताला माशाल्लाह से मुझे बेटा हुआ।
और लेकिन उसकी भी सारी की जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही थी, मेरे बच्चे को कोई नहीं लेता था। मुझे हॉबी जो थे ना मेरे वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह सपोर्टिव थे, पर घर वाले उनकी भी नहीं सुनते थे, बस बेटी की सुनते थे। हमें क्या पता था कि घर बेटी जो है ना उनकी बैठी हुई है, हम लोग से उन्होंने ये बात छुपाए थे, और ये बात हमको समझ में भी नहीं आई, और हम लोग ने ना इसके बारे में सोचा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है, वो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। लेकिन जो भी था घर में बस बेटी का ही चलता था, माशाल्लाह से। लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी हो गई थी कि मुझे वहां पर रहना भी मुश्किल हो गया था। तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने 1 साल के अंदर ही हम लोग जो है ना सेपरेट हो गए, और जब मेरा बच्चा भी हो गया था। लेकिन उसके पहले क्या ना, मैं जब प्रेग्नेंट थी तो घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था, और डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और माँ हेल्दी रहे, अच्छे से रहे, तो आप जो है ना इनको उनके घर भेज दे। तो मैं तीसरे मंथ से ही जो है ना मम्मी के घर पर आ चुकी थी, और मुझे बहुत सुकून था वहां पर। मेरा बहुत ज्यादा सब जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ख्याल रखते थे। हॉबी भी जो मेरे हस्बैंड थे वो भी मुझे हमेशा मिलने आते थे, और मैं एकदम सुकून से जो है ना मेरी जिंदगी चल रही थी। जो है ना अच्छा सा माहौल था घर में भी, जो है ना खुश थी मैं। लेकिन मुझे क्या पता था जो है ना आगे चलकर इतना बड़ा जो है ना चेंजेस आ जाएगा वापस से मेरी लाइफ में। तो क्या हुआ ना, जैसा ही मुझे 9th मंथ लगा भी नहीं था, आई थिंक लगने ही वाला था, तो मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, और उसका उसमें इंतकाल हो गया। साथ ही साथ उसके 2 बच्चे थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो वो जो पूरी बातें हैं उसका इंशाल्लाह से ना जो एक अलग से मैं सोची हूँ कि व्लॉग बनाऊंगी। बस आप लोग जो मुझे ना इस व्लॉग के अंदर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वो पूरी बात जाननी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हालात थे। मैं आप लोगों को सबके सारी बातें बताऊंगी, और जो है ना हमारे साथ में लोगों ने क्या सा व्यवहार किया वो सब भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो वो पूरा एक अलग सा व्लॉग होगा इंशाल्लाह से। तो उसके लिए बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मुझे कमेंट करना है कि भाई आपको भी वो सारी बातें जाननी है, तभी मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूंगी। तो हाँ, इसका का जाना और उसके साथ साथ ससुराल वालों का जो है ना मेरे साथ में जो टॉर्चर करना था, जब मैं बच्चा लेकर आई 1.25 महीने के बाद में, तो बहुत ज्यादा घर के हालत और खराब हो गए थे। वो ये भी नहीं देखे थे कि मैं किस हालत में थी और मैं कहाँ से क्या देख कर आ रही थी। जो पहले था वो वैसा ही माहौल था, कोई चेंजेस नहीं थे। मतलब मुझे इतना अकेलापन फील हो रहा था, और इतना मैं रोती भी थी ना तो कोई नहीं होता मेरे पास में उस वक्त, और बच्चा भी मेरा कोई नहीं लेता, मुझे अकेली देखना पड़ता। तो मैं एक डिप्रेशन में चले गई थी, इतना ज्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी। लेकिन वो उस वक्त समझ में नहीं आया मेरा डिप्रेशन, और इतना अच्छा था कि हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे वहां से जो है ना फौरन सेपरेट लेकर चले गए, वहां से हम लोग ने अपना खुद का घर लिया। कुछ मंथ तो शायद से मैं रेंट पे रही, हस्बैंड ने पहले बता दिए थे कि वो कुछ मंथ ही रेंट पे रखेंगे, फिर वो अपना घर लेंगे। लेकिन मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं था, और ना मेरे घर वालों को। हमारा बस ये था कि भले रेंट पे रहे लेकिन खुश रहे जहाँ भी रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने पहले छोटा सा घर लिया मेरे लिए, और उसके बाद में जो है ना ये वाला जो बड़ा घर है अभी माशाल्लाह जिसमें मैं रहती हूँ वो लिया। और पहले जो है ना लाइफ पहले भी सेपरेट के बाद में भी हस्बैंड सपोर्ट थे, और अलग होने के बाद तो वो ज्यादा ध्यान देने लगे। लेकिन लेकिन पता नहीं पैनिक अटैक कैसे मुझे शुरू हो गए, शायद से वो अकेलापन। और जो है ना मुझे एक तरफ जो है ना सारे काम घर के करने होते थे, बच्चा भी संभालना होता था, और सारी बातें मुझे अकेले बैठ बैठ कर बस मेरे दिमाग में वही होता था, तो मुझे पैनिक अटैक शुरू हो गए। तो एक तरफ था मेरा मदरहुड, और एक तरफ इतना बड़ा लॉस कि समझ ही नहीं था। मुश्किल था क्या, मैं जब तो भूल ही गई थी ये सब चीजों में, और जाती भी कैसे, मेरा बेटे का ध्यान कौन रखता और उसको किसके पास छोड़ने की ना मेरी हिम्मत थी, और ना मैं ना छोड़ना चाहती थी। तो बस क्या था, मुझे हाउस वाइफ ही बनना पड़ा, कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था। जो कभी नहीं बनना था ना सोचा था, जिसके लिए इतना लड़ी मैंने सबके लिए, वो मेरा सपना जैसे कि मैं भूल ही गई। मुझे लगा मैं इस डर से जो है ना कभी कैसे भी बाहर नहीं आऊंगी। तभी मन मेरा जो है ना यूट्यूब की तरफ आ गया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इस तरह से जो है ना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपना कुछ प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो बस क्या था, मैंने कैमरा ऑन किया, ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, एडिटिंग करना, और सब सब आप सबके साथ जो है ना बातें करना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे लिए ये जो है ना एक थेरेपी बन गई थी। शायद इसी वजह से मन अब तक यहाँ पर मैं जो हूँ ना, शायद उसी वजह से हो यूट्यूब की वजह से। तो अपने गम को बिजी रखने पॉजिटिविटी में मैंने बदल रही हूँ।
ताकि जो है ना मैं अपनी लाइफ को हर वक्त पॉजिटिव रखूं। और माशाल्लाह मुझे बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ ये सब चीजों में। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं आपने जो ना यूट्यूब क्यों शुरू किया। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपनी जान बचाने के लिए। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आती या मैं अपने आप को बिजी नहीं कर पाती ब्लॉग में, एडिटिंग में, आप लोगों से बातें करने में, तो शायद से मैं आज जिंदा भी नहीं रहती। क्योंकि मेरे पैनिक अटैक इतने बढ़ चुके थे, अभी भी मुझे आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे आज भी पैनिक अटैक नहीं आते। आज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज मेरे पास है। एक प्यार करने वाला शौहर है, इतना प्यारा सा बच्चा है, और मेरे माँ बाप मेरे हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, मेरे भाई बहन भी मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब मुंह खोले हस्बैंड हर एक चीज मुझे दिलाते हैं। जिस तरह से मैं घर में लाडली थी अम्मी अब्बा की, उससे ज्यादा मैं आज यहाँ पर हूँ। आज भी जैसा बोलती हूँ अम्मी अब्बा मेरा बात मानते हैं, मेरे हस्बैंड तो हर एक चीज मेरे लिए करते हैं, चाहे कितनी भी महंगी चीज हो मैं मांगू तो मुझे मिल जाती है। लेकिन फिर भी ये पैनिक अटैक ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ बहुत कम हो गए हैं और उसे डील करना भी मुझे आ गया है, लेकिन फिर भी हाँ मुझे आज भी आते हैं पैनिक अटैक। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ना जिंदगी ने मुझे जो है ना बहुत कुछ सिखाया है, उसने मुझे गिराया भी है और उठाया भी है। लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, मेरे लाइफ में सब ठीक चल रहा है, कि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ, फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हूँ, ज्वेलरी खरीदती हूँ, मेरा इतना प्यारा सा घर है, बच्चा है, इतना सपोर्टिंग एंड केयरिंग हस्बैंड है। लेकिन इसके पीछे की जो भी कहानी है ना सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। वही है जो बेहतर है, वही जो है ना हर दिलों के राज जानता है, हर एक चीज वो जानता है, इससे कुछ भी नहीं छुपा है। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी परफेक्ट कभी नहीं होती और ना किसी की होती है, लेकिन हाँ हम अपनी हिम्मत और अपने सब्र से उसे खूबसूरत बना सकते हैं। हर अंधेरा एक दिन रोशनी में बदलता है, बस इंतजार करना पड़ता है। तो बस मैंने भी वही किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से जो है ना मेरी लाइफ जो है ना पॉजिटिविटी भरी है पूरी लाइफ में, और बहुत ज्यादा जो है ना सुकून है मेरी लाइफ में। तो बस आपको बस मुझे जो है ना मेरे लिए दुआ करना है, और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में जरूर जरूर याद रखूंगी कि आप लोगों की भी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे और सुकून रहे। तो बस आज की मेरी स्टोरी बस यही थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आप भी अपनी लाइफ में किस तरह से लाइफ आपकी जी रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी मेरे साथ जरूर शेयर करना। और आने वाला ब्लॉग में किस चीज पर बनाऊं, क्या होना चाहिए मेरा जो है ना टॉपिक, किस रिलेटेड में आपको मेरे बारे में जानना है, बस मेरे रिलेटेड आप लोग मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगी। और अगर आपको मेरी बहन के एक्सीडेंट की स्टोरी भी जाननी है तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं वो उस पर भी जरूर काम करूंगी और आप लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह से। जो है ना आने वाले ब्लॉग मेरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, अपने लाइफ के बारे में मैं आप लोगों को जरूर जरूर हर एक चीज शेयर करूंगी। तो बस आज का ब्लॉग बस यही तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मुझे और मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर जरूर याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, दुआ में जरूर जरूर याद रखिए।